Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss a topic data visualization, which is the part of the subject data warehousing and data mining. So these are the outlines of today's lecture. First we see why data visualization and what data visualization actually does, how data can be visualized, what are the application of data visualization, what are the function and challenges of data visualization, and finally we move data visualization technique. तो हियर व्हाई डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी डेटा को जो किसी भी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है उसको एक विजुअलाइजेशन देना, यानी उसका एक ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करना, ये डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है। डेटा विजुअलाइजेशन का काम यह है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी या कौन सा डिसीजन लेना है ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो काफी एक्यूरेट निकले और काफी जल्दी निकल आए। तो डेटा विजुअलाइजेशन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक डिसीजन को ले सकें टू सॉल्व फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। डेटा विजुअलाइजेशन हमें ये भी बताता है कि किसी भी डेटा को जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या भी बहुत कह सकते हैं आपकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है अगर उसका, तो उसको हम अगर डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करके उसको अगर हम विजुअलाइज कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए समझने के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन हमारा डेटा के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करनी है, उनके बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप है ये भी हमें बताता है। ये ग्राफिकल कंप्यूटेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उस डेटा को हम कैसे ग्राफिकली जो है वो कंप्यूट कर सकें। अगर हम किसी बड़े से डेटाबेस को या कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को विजुअलाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके स्टोरेज में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो थोड़ा सा वो कंप्रेस हो जाएगा, उसका जो स्पेस है वो थोड़ा घट जाएगा। और डेटा विजुअलाइजेशन हमारा एनालिसिस करके दिखाता है किसी भी अलग अलग डेटा को कि कैसे हम उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक फिगर देखें और फिगर में हमने ये बताने की कोशिश की है कि एक अर्धकुंभ मेला लगा है 1983 में और उसी का 2019 में भी अर्धकुंभ मेला लगा है। और यहाँ पे हमें देखना है कि 1983 में और 2019 में जो क्राउड है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ पीपल्स है जो 3 तरीके के होली बात यानी जो हम कह सकते हैं शाही स्नान का जो पर्व होता है उसमें हमने उनके क्राउड को दिखाया है। तो मान लीजिए मकर संक्रांति के दिन इतने लोगों का जो है वो भीड़ आया, उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन इतने लोगों की भीड़ आई और फिर बसंत पंचमी के दिन इतने लोगों की भीड़ आई। यानी 3 दिन ऐसे थे जिसमें 1983 में जो भीड़ थी वो अराउंड 50 लाख पीपल की थी, जो कि 2019 में बढ़ करके 2.50 लाख हो गई। यानी ये जो आंकड़ा है वो ये दिखा रहा है कि 1983 से लेकर के 2019 के बीच में जो क्राउड था वो किस तरीके से इंक्रीज किया। यानी हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो 1983 में क्राउड था और जो 2019 में क्राउड था उसमें बहुत अंतर है। और इस अंतर को देखते हुए हम नेक्स्ट अर्धकुंभ मेला जब लगेगा तो उसमें क्राउड को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि डेटा विजुअलाइजेशन है क्या, तो डेटा विजुअलाइजेशन को समझने के लिए पहले आप डेटा और विजुअलाइजेशन को अलग अलग समझिए। मान लीजिए कोई एक डेटा है जिसको हम एज ए इनपुट दे रहे हैं और एज ए इनपुट देने के बाद उसी डेटा का हम ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है अगर हम कर दे रहे हैं तो वो जो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो उसका आउटपुट फॉर्म हुआ। यानी हम किसी भी डेटा को कहें तो डेटा एज ए इनपुट जाएगा और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो उसे विजुअलाइज करके दिखाया जाएगा, वो उसका आउटपुट फॉर्म होगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम डेटा को विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी आदमी जो कि ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा कंसीडर नहीं करना चाह रहा है उसको आसानी से समझ सके, उसके बीच में अलग अलग पैटर्न्स निकाल सके कि किस पैटर्न के कौन कौन से डेटा को हम या फिर उनके बीच की सिमिलरिटीज को किस तरीके से हम ग्रुप कर सकें और उसमें जो अनयूज्ड डेटा है उसको हम आउटलायर्स बता सकें। डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली बहुत बड़े या लार्ज डेटाबेस को रिड्यूस करने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, काम करता है। और रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को रिड्यूस करने का ये मतलब नहीं है कि उस डेटा में से कुछ पार्ट को हमने निकाल दिया
हमने निकाला नहीं, बल्कि उस पर्टिकुलर डेटा को जो कि अनस्ट्रक्चर्ड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको विजुलाइज करके हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसके साइज में। रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट यहाँ पे आए, और रिड्यूस करने के बाद जो डेटा विजुलाइज हुआ उनके बीच में कौन से पैटर्न और अलग अलग डेटा के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप हुई, ये हमारा डेटा विजुलाइजेशन का काम है। अब अगर हम बात करें कि डेटा को विजुलाइज कर कैसे सकते हैं, तो कई सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी पर्टिकुलर डेटा को या फिर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया है कि डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी निकाल रखी है, जिसमें एक मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब का काम होता है पाइथन में कि किसी भी डेटा को क्या करना है, विजुलाइज करना है। चाहे आप उसको बार चार्ट में रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे उसको आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर लीजिए। और ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। पांडाइज लाइब्रेरी का भी आप पाइथन में करके डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। नमपाई का यूज करके आप पाइथन में डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। एक अलग फॉर्म है गूगल चार्ट, जो कि डायनेमिकली आप किसी वेबसाइट में किसी डेटा को क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, आप डायनेमिकली उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेटा विजुलाइजेशन को। और एमएस एक्सेल जो कि सबसे इजी फॉर्म है डेटा को विजुलाइज करने के लिए, हम किसी भी एमएस एक्सेल में कोई पर्टिकुलर डेटा बना करके उसको बार चार्ट, हिस्टोग्राम या फिर लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। These are the applications of data visualization. Data visualization की application different फील्ड में हो सकती है। हम ट्रांसपोर्टेशन और टेलीफोन में भी देख सकते हैं। आप जैसा कि आजकल देखते हैं डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी विजुलाइज फॉर्म में किसी भी डेटा को हम दिखा सकते हैं कि वो डेटा की अवेलेबिलिटी कितनी है, और उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। आप आजकल एक नई टेक्नोलॉजी जीपीएस चली हुई है, जीपीएस भी डेटा विजुलाइजेशन पे काम करती है। यानी वो पर्टिकुलर लोकेशन आपको बताती रहती है, और जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है वहां का पूरा पाथ आपको देती रहती है विद सर्टेन एंटिटीज। हम देख सकते हैं गवर्नमेंट या एजुकेशनल रिफॉर्म में भी हम डेटा विजुलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस इंश्योरेंस में भी हम कर सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट को भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका मतलब ये है कि किस दिन कितनी मार्केट जो है वो अप हुई, कितना डाउन हुई, फिर वो कितना अप हुई, और फाइनली वो कितना डाउन या अप होकर के बंद हुई। हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर में भी हम एप्लीकेशन को देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम डेटा विजुलाइजेशन को कंसीडर कर सकते हैं। रिटेल सर्विसेज में भी हम डेटा विजुलाइजेशन को देख सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें डेटा विजुलाइजेशन की, तो हम देख सकते हैं 3 तरीके के फंक्शन होते हैं, रिकॉर्ड, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करना है, यानी हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करा के उसको एनालाइज करते हैं। यानी उस डेटा जो हमने यहाँ रिकॉर्ड में उसको कलेक्ट किया, यानी मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फील्ड है जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को क्या कर रहा है, अपने पास ला रहा है, और लाने के बाद उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, यानी एनालाइज कर रहा है। और एनालाइज करने के बाद क्या कर रहा है, कुछ सर्टेन उसमें क्या कर रहा है, रूल जनरेट कर दे रहा है, कुछ पैटर्न ड्रॉ करा दे रहा है, और फाइनली उसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है किसमें, एक विजुलाइज फॉर्म में। और फिर वही विजुलाइज फॉर्म क्या हो रहा है, किसी दूसरे यूजर को या जिस भी आदमी को उसकी जरूरत है उसको क्या कर दे रहा है, रिप्रेजेंट कर दे रहा है, यानी यहाँ पे कम्युनिकेट कर दे रहा है। तो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड में स्टोर इन्फॉर्मेशन, जैसा हमने आपको बताया डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। स्टोर्ड हुए डेटा को एनालाइज कर रहा है, उसमें कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, और प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद जब भी कोई आउटपुट निकला जो कि हमारा विजुलाइज फॉर्म में है, तो उसको क्या कर दे रहा है, जिसको उसकी जरूरत है उसको रिसीव करा दे रहा है, उससे कम्युनिकेट कर ले रहा है। तो कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डेटा विजुलाइजेशन में हम देख सकते हैं। यहाँ पहला चैलेंज है हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ डेटा। हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ डेटा का मतलब है कि डेटा हमारा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। एक हमारा डेटा वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है, स्पीच के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो जब हम डिफरेंट टाइप के डेटा को फेच करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के डेटा को हम इकट्ठा करते हैं,
तो उनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, लाइक एक मान लीजिए कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, कि स्पीच फॉर्मेट में है, एक ऑडियो के फॉर्मेट में है, तो इस तरीके के अलग अलग डेटा को एक जगह इकट्ठा करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी अलग अलग डेटा फॉर्मेट में है, और अगर उसे हमें विजुलाइज करना है तो वहां पे थोड़े चैलेंजेस आते हैं कि किस डेटा को हमें ऑडियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किस डेटा को हमें वीडियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या किस डेटा को हमें टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए डेटा जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका प्रोसेस स्पीड उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, जितना ज्यादा बड़ा डेटा होगा उसमें प्रोसेस करना उतना ही कठिन होगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन देयर इज अ deadline to complete the task, so we have to choose an optimal speed velocity by which we can complete visualization within the given time। मैंने आपको कहा कि अगर डेटा बहुत छोटा है तो उसको विजुलाइज करना बहुत जल्दी हो जाएगा, वो बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ा डेटा है तो उसको उस पे ऑपरेशन कराना विजुलाइजेशन का काफी टफ हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पीड या वेलोसिटी को सेट करना पड़ेगा, यानी एक टारगेट बनाना पड़ेगा, उस टारगेट में ही हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को कंप्लीट करना पड़ेगा। साइज एंड वॉल्यूम, जैसे हमने आपको बताया कि जो डेटा जितना बड़ा होगा उस पर विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करना उतना ही टफ होगा। पैरेललिज्म का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी एक ही डेटा पे अलग अलग प्रोसेसर या अलग अलग ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसके बीच में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाएगी और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ रिड्यूस हो जाएगी। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डेटा को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर एक साथ यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पैरेलल मैकेनिज्म होगा, और पैरेलल मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, उस डेटा का प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। हाई डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वेरियस टाइप ऑफ डेटा कॉजेज हाई कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है, MP3 या फिर वीडियो या फिर ऑडियो, तो जितने अलग अलग टाइप के फॉर्मेट रहेंगे डेटा का विजुअलाइजेशन उतना ही क्या होता जाएगा, टफ होता जाएगा। ओवरप्लॉटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी भी डेटा को आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर, यानी हम डॉट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर डेटा को हम विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारे डॉट का इस्तेमाल कर लिए, तो होगा क्या कि उस पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे डॉट हो जाएंगे कि वो डेटा एक बार में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डॉट किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ लिखा है इफ वी हाईलाइट एवरी डेटा इन अ प्लॉट देन ऑल द एरिया ऑफ प्लॉट विल बी कवर्ड बाय डॉट्स एंड लुक लाइक ब्लैक स्क्रीन एंड नो पैटर्न विल बी फाइंड। अगर बहुत सारे डॉट एक पर्टिकुलर रीजन में आ जाएंगे तो वो पूरे के पूरे रीजन को ढक लेंगे, और फिर हम उसमें ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा एक्चुअली डेटा जो है वो किस पैटर्न से मैच हो रहा है। अगर हम टेक्निक की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है। हम डेटा को टैबुलर डेटा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टैबुलर डेटा का मतलब कि हम उसको सिर्फ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मली देखते हैं। बस इसमें एक दिक्कत होती है कि अगर हम टैबुलर डेटा की बात करें, इसमें हम रोज और कॉलम्स या 2D डेटा की बात करते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो वहां पे एक टॉपिक है कि पैटर्न रिकॉग्निशन इज नॉट पॉसिबल। हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बीच में पैटर्न को नहीं फॉलो कर पाते हैं, किसी पैटर्न को फाइंड नहीं कर पाते हैं। अब अगर हमें इसे ओवरकम करना है, इस प्रॉब्लम को अगर हमें दूर करना है, तो वहां पे उसी डेटा को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये फिगर देख चुके होंगे पहले भी। ये कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर टैबुलर डेटा का हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको जो है क्या कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। एक क्लास में स्टूडेंट के एग्जाम हुए और उसमें हमने देखा कि 100 मार्क्स में विद इन 10 मार्क्स कितने लड़के आए, 10 से 20 के बीच में कितने आए। ऐसे ही हमने देखा कि 60 से 70 के बीच में कितने आए और 90 से 100 के बीच में कितने आए। तो हमने एक फ्रीक्वेंसी वहां पे लगा दी कि 1 से 10 के बीच में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, 11 से 20 के बीच में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही 50 से 60 के बीच में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लास्ट में 90 से 100 के बीच में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक और विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट को हम XY प्लॉट भी बोलते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे
एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ले रखा है और हमने एक रेंज बना दी है 0 से 2 के बीच में कितने आ रहे हैं, फिर 2 से 4 के बीच में कितने डॉट आ रहे हैं, 4 से 6, और ऐसे ही हमने क्या किया है 0 से लेके 18 तक उसको बाइफरकेट किया है और बाइफरकेट करने के बाद 2 की फ्रीक्वेंसी में हमने ये दिखाया है कि वहां पे कितने डॉट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड XY प्लॉट विच शोज द रिलेशनशिप अमंग डेटा ऑब्जेक्ट। वी कैन ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन वन क्लस्टर इफ वी कैन डिटेक्ट आउटलायर्स एंड एलिमिनेट देम। In this method, we plot the data into XY plane. If any one of them is too far from the group data, this become outliers. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 और 2 के बीच में 2 डॉट आ रहे हैं और ये डॉट जो है वो 0 से 2 के बाहर आ रहा है, तो 0 से 2 वाले रीजन में ये जो डॉट आया है ये क्या है, आउटलायर्स का काम करेगा। एक रिप्रेजेंटेशन लाइन चार्ट भी होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या बताया था आपको, स्कैटर प्लॉट यानी XY प्लॉट में हमने डेटा को क्या कर रखा था, पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कर रखा था। उसी पॉइंट को अगर हम एक दूसरे से मिला दें और एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक लाइन चार्ट बन जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस वी सिंपली कनेक्ट ऑल द डेटा पॉइंट मेंशन इन XY प्लेन विद अ लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दिया हमने आपस में कनेक्ट करके एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। Whenever we analyze to or observe a trend over a period of time, we use line chart. यानी हम अगर कहें कि हमें आज जो है वो टेम्परेचर देखना है अपने कॉलेज कैंपस का, और वो कॉलेज कैंपस का टेम्परेचर देखने के लिए हमें बताना है कि मैक्सिमम कितना गया किस टाइम और मिनिमम कितना गया किस टाइम, तो हम ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट है यहाँ पे 1/12/19 और 1/12/19 को जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 20 था और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 35 था। इसी तरीके से डेट वाइज अगर हम एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि 18 दिसंबर को जो मिनिमम टेम्परेचर था वो तकरीबन 5 से 10 के बीच में था और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 10 से 15 के बीच में। अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन चार्ट को कवर करते हैं तो वो हमारा एरिया चार्ट बन जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लाइन की ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो लाइन जो है वो यहाँ पे कलर्ड फॉर्म में है, यानी हमने उस लाइन को क्या कर दिया, कलर फॉर्म में कर दिया। बेसिकली मान लीजिए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमको ये दिखाना है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी उसका रिकॉर्ड रहा उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसका रिकॉर्ड किस तरीके से कहाँ बढ़ा और कहाँ घटा और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आए, तो हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर एग्जांपल देखें कि इन्फोसिस का रिक्रूटमेंट जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 19-20 का हम एनालिसिस करें तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इतना था, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इतना था, और ऐसे बीपीओ और डीबीए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में इतना था। तो हमने इसको एक एरिया में कवर कर दिया और नेक्स्ट ईयर जब 19-20 की जब प्लेसमेंट की बात आई तो वो क्या हुआ, वो बढ़ करके यहाँ पहुंच गया। यानी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट टू सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, डीबी एंड बीपीओ के रिस्पेक्ट में किस फाइनेंशियल ईयर में प्लेसमेंट ज्यादा हुए और किस फाइनेंशियल ईयर में प्लेसमेंट कम हुए। बात करते हैं एक और डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक की जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि किसी डिफरेंट डेटा को एनालाइज करता है, वो रिप्रेजेंट करता है और उसके 100 परसेंटाइल में करता है। मान लीजिए कि हमने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है कॉलेज वाइज, और कॉलेज वाइज रिजल्ट में हमें ये दिखाना है कि कितने परसेंट बच्चे जो है वो उस 100% में कितने परसेंट बच्चे ऐसे रहे किस किस कॉलेज के जो वहां पे उनका रिजल्ट शो होना है। तो मान लीजिए AKTU के इलाहाबाद रीजन का 100% रिजल्ट रहा। 100% रिजल्ट में 30% जो रिजल्ट का योगदान था वो किसका था, UGI का था, 22% किसी और कॉलेज का, 20% और कॉलेज का, और ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस के बीच में जो है वो कितने परसेंट का योगदान रहा अकॉर्डिंग टू 100% रिजल्ट। अगर किसी इलाहाबाद रीजन में बात करें कि अगर 100 बच्चे पास हुए हैं तो 100 में से 30 बच्चे जो हैं वो UGI के होंगे, उसके बाद 22 बच्चे SIT के होंगे, ऐसे ही 20 बच्चे किसी और कॉलेज के होंगे, और ऐसे करते करते पूरा आंकड़ा जो है हम क्या करेंगे, पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ लिखा है इन दिस चार्ट वी सम अप डेटा रिजल्ट इन अ परसेंटेज विथ टोटलिटी
of 100, it is percent wise representation of any topic. So this is the end of today's topic. I hope you all understand very well. If you have any problem related to this topic, you can mail me or you can WhatsApp me on my number shown here. You can mail me also at rohitmishra.academic@gmail.com. Thanks for watching this video. Thank you so much.